जोहार साथियों, एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट 22 फरवरी 2025 में जारी कर दिया है। इसमें बहुतों को सफलता मिली, किसी को जेआरएफ रैंक मिला तो किसी को नेट और किसी को ओनली एडमिशन इन पीएचडी। जिनका भी जेआरएफ हो गया है उन लोग को कंग्रेचुलेसन, नेट हुआ उनको भी कंग्रेचुलेसन, और जिनको ओनली एडमिशन इन पीएचडी हुआ उनको भी कंग्रेचुलेसन। लेकिन जिनका भी जेआरएफ हो गया है उनके लिए तो टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका अभी तक जेआरएफ नहीं हो पाया है उनको अब मेहनत करने की ज़रूरत है, अगली बार जेआरएफ लाने की आवश्यकता है। जिनका जेआरएफ हो गया है वो लोग अब पीएचडी पे ध्यान दीजिए, सिनॉप्सिस वगैरह तैयार कीजिए। कोई दिक्कत देगा तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा। इस लेक्चर में हम लोग अभी अ, जिक्र करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 का। हम बार बार जेआरएफ का ही क्यों जिक्र करते हैं? सबसे पहले तो जेआरएफ का फायदा, पहला तो जेआरएफ उन कैंडिडेटों को मिलता है जो भी लिखे कैंडिडेटों का 1% से कम होते हैं, 1% से कम। इस बार तो केवल और केवल जितने भी लिखे उनका 0.8% के आसपास को ही जेआरएफ मिला है। जैसे ही आपको जेआरएफ मिल जाता है, सबसे पहले तो पीएचडी एडमिशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी। जेआरएफ करने का फायदा क्या है कि पीएचडी एडमिशन में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी। इसके अलावा जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा उसमें एपीआई स्कोर में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसको मिलेगा तो जेआरएफ वालों को सबसे ज़्यादा मिलता है, उससे कम नेट वालों को मिलता है। ठीक है, ओनली एडमिशन पीएचडी को कुछ नहीं मिलता, तो इसीलिए जेआरएफ बहुत जरूरी है। दूसरा, एडमिशन आपका प्रायोरिटी 1 में है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में ज़्यादा मार्क्स मिल गए। और तीसरा कि आपको पीएचडी के दौरान मिलेगा स्कॉलरशिप। सबसे पहले कहलाएगा आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाइएगा एसआरएफ में। आने का मतलब जेआरएफ के दौरान ही आपको लगभग अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 42,000 से लेके 45,000 के अराउंड आपको पर मंथ फेलोशिप मिलने वाला है। इसके बाद ये 10,000 के आसपास बढ़ जाता है जब आप एसआरएफ हो जाते हैं। तो इसीलिए जेआरएफ पे हम सबसे ज़्यादा जोर लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपका एडमिशन यूँ हो जाएगा, मतलब जेआरएफ होने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा उसमें नेट वालों की तुलना में 5.6 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएगा। और तीसरा, पीएचडी करने के दौरान 5 सालों तक आपको फेलोशिप मिलेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। और यदि आपका पीएचडी मतलब नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं हो जाता, केवल नेट हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एडमिशन वगैरह कुछ कुछ सब्जेक्टों में नेट के बेसिस पे भी हो जाता है और ओनली एडमिशन पीएचडी के बेसिस पे भी हो जाता है। तो आप बेशक पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए और नेक्स्ट बार के लिए तैयारी करते रहिए और जेआरएफ कीजिए, ताकि आपको फेलोशिप लेने में कोई दिक्कत ना हो। और ओनली एडमिशन पीएचडी वालों के लिए तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यदि एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो नेक्स्ट बार के लिए आप तैयारी कीजिए, क्योंकि पीएचडी करने के दौरान बहुत खर्च होता है। और यदि आपके पास जेआरएफ नहीं होगा तो फेलोशिप लेने में दिक्कत होगी, और फिर फेलोशिप लेने में दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल होगा तो आपके पीएचडी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टीआरएल के रेस्पेक्ट से। टीआरएल, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। यदि आप ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज से यूजीसी नेट पेपर को दे रहे हैं और आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन पीएचडी में ना के बराबर होगा। यदि आपका नेट है, जेआरएफ नहीं है, तो एडमिशन ना के बराबर होता है, क्योंकि जेआरएफ वाले बहुत ज़्यादा हैं, गाइडों की संख्या कम है। इसके कारण नेट वालों को एडमिशन ना के बराबर होती है। उन्हीं का होता है जो थोड़ा सा है, उनके कोई रिलेटिव वगैरह होता है, मतलब पहुंच के दूसरे शब्दों में कहें तो। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है जेआरएफ होना। और फिर आपको फेलोशिप लेने में दिक्कत होगी तो नेट के थ्रू जब पीएचडी कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कतें होंगी। इस बार के कटअप का थोड़ा सा हम लोग
देख लेते हैं इस बार का कटअप है ये कटअप, कितने कितने लोगों को नेट मिला, कितने कितने लोगों को जेआरएफ मिला, इस पे हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो हमारा जो टीआरएल का सब्जेक्ट कोड है 70, इस बार जनरल या अनरिजर्व में कटअप था जेआरएफ के लिए 182, 182, और इस कटअप को पार कर पाए थे केवल और केवल 3 स्टूडेंट। उसके बाद नेट का कटअप था 162, उसको 31 स्टूडेंट ने पार किया। और ओनली एडमिशन इन पीएचडी का कटअप था 140, और जिसको 88 लोगों ने पार किया। इसी तरह ओबीसी एनसीएल के लिए जेआरएफ का 176 था, जिसको 2 कैंडिडेट ने पार किया। नेट का 152 था, जिसे 22 कैंडिडेट ने पार किया, और 132 था ओनली एडमिशन इन पीएचडी का, जिसमें 58 बच्चों ने पार किया। थर्ड आता है ईडब्ल्यूएस का कटअप इस बार 180 गया है, थोड़ा सा इस बार बड़ा है। एक कैंडिडेट ने पार किया। 158 पे होता है नेट, जिसको एक बच्चे ने पार किया, और 124 पे होता है ओनली एडमिशन इन पीएचडी, 2 बच्चों ने किया। इसी तरह एससी के लिए जेआरएफ का कटअप था 156, नेट का कटअप था 150, और ओनली एडमिशन इन पीएचडी का 132। एसटी के लिए था 168, जिसको 3 बच्चों ने पार किया, और नेट के लिए 144, 41 बच्चों ने, और 128 था ओनली एडमिशन इन पीएचडी, 88 बच्चों ने किया। इसी तरह बाकी पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 140 था, और एक था पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 112 था। तो इस बार जो जेआरएफ कैंडिडेट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी को छोड़ दें तो 12 कैंडिडेट पीडब्ल्यू के मिलके, इनको 2 को हटा दें तो 10। तो पीडब्ल्यूडी तो भाई ये तो आपके पास है तो है, नहीं तो नहीं है। कहने का मतलब है अधिकतर जो लोग हैं वो लोग नॉर्मल कैंडिडेट के तौर पर लिखेंगे। तो इन 10 लोगों के टॉप 10 में आना पड़ेगा, इस टॉप 10 में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपको जेआरएफ होगा। तो जून वाला जब एग्जाम होगा तो लगभग इस बार भी जेआरएफ का कोटा लगभग इतना ही होगा, 10 से 12 का ही रेंज होगा। इसके पीछे रीजन यही है कि अभी ओनली एडमिशन पीएचडी जब से आ गया तब से जेआरएफ कैंडिडेट की संख्या घटा दी गई है। पहले 1 से 1.5% तक हुआ करती थी, वो अब 1 से कम हो गई है, लगभग इस बार 0.8% ही रह गई है। तो कंपटीशन अब जेआरएफ के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो 3 कैटेगरी हुआ करती थी, इसमें से सबसे टॉप में हो गया जेआरएफ, उसके बाद हो गया नेट, और उसके बाद ओनली एडमिशन इन पीएचडी, ओनली एडमिशन इन पीएचडी। तो टारगेट आपका हमेशा होना चाहिए जेआरएफ के लिए। क्या फायदे हैं वो हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो जेआरएफ हमको मिलेगा कैसे, इसके लिए करना क्या है। आप लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब तक यदि जेआरएफ तक नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है। पहला स्ट्रेटेजी आपको करना है कि अब आज से ही लग जाना। कहने का मतलब है आप जब फॉर्म अप्लाई होता है तब से एक्टिवेट होते हैं, 1 महीना पहले एक्टिवेट होते हैं। यदि आपको जेआरएफ चाहिए तो कंपटीशन बढ़ गया है, 1% से भी कम लोगों का जेआरएफ हो रहा है। तो आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 तारीख है, तो 26 तारीख मतलब इस वीडियो देखने के तुरंत बाद लग जाइए तैयारी में। उसके बाद दूसरा काम करना है आपको, आपका जो रिस्पॉन्स इस बार का था इसको देखना है, रिस्पॉन्स को देखना है, और रिस्पॉन्स के थ्रू आपको पता करना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट क्या है मतलब आपको कमजोरी कहाँ है, आपको कौन सा यूनिट में कमजोरी आ रही है। कहने का मतलब है पेपर 1 P1 में 10 यूनिट है और P2 में भी 10 यूनिट है, दोनों में 10 यूनिट है। तो देखिए किस किस यूनिट से आपका नंबर नहीं आ रहा, और ये 10 यूनिट को इक्वली आप स्टडी करके सारे के सारे यूनिट को क्लियर कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट का क्या दिक्कत होता है, उनका
पेपर 1 वीक है। पेपर 1 यदि वीक है और पेपर 1 में आप 25 के आसपास या 25 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हैं तो जेआरएफ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जेआरएफ तक पहुंचने के लिए आप 30 प्लस कर देते हैं तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन 25 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना है। यदि आपका पेपर 1 में 25 प्लस नहीं आ रहा है तो पेपर 1 के लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। जहां से भी तैयारी हो सकता है, बहुत से प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म से कीजिएगा, लेकिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप तैयारी कर लीजिए। जो भी खर्चा आएगा भाई थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन इससे जो आपका फायदे बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस बार लापरवाही नहीं कीजिए। अब आती है पेपर 2 की, P2 के लिए भी आप संबंधित फैकल्टी से संपर्क कर सकते हैं, या यदि कोई संबंधित फैकल्टी नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट वाइज देखिए क्या क्या पॉइंट हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखिए, इस बार का रेस्पॉन्स देख लीजिएगा। इसके अलावा पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर का पेपर PYQ क्वेश्चंस आपको कम से कम 8-10 देख लेना। कहने का मतलब है 2020 तक का आपको 2020 से 19 तक का आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको देख लेना है और उसको पढ़ लेना है, रट डालना है और उसके थ्रू एक आइडिया लेना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा एक रूटीन बना लीजिए, हर रूटीन बना लीजिए और डेली पढ़िए। जब तक आप डेली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हो सकता है जेआरएफ रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कुल मिला के सीरियस हो जाइए, आज से ही लग जाइए और स्टडी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो पहला पॉइंट था आज से आपको स्टडी करना है, अभी से। दूसरा पॉइंट है आपको आपका रिस्पॉन्स देख लेना है, तीसरा है यूनिट वाइज अध्ययन कर लेना है, और चौथा डेली अध्ययन करना है रूटीन वाइज, और प्रीवियस ईयर के जो भी PYQ के क्वेश्चन को लगाना है, कम से कम 2019-20 तक के सारे क्वेश्चनों को कर डालना है। उलगुलान हो सकता है, मतलब उलगुलान सोच रही है कि इस बार यूजीसी नेट के लिए बैचेस लेके आए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अच्छे मात्रा में यदि बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग TRL के लिए बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट हैं। और TRL में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है कि आप एक लैंग्वेज का पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप खोरटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कुरमाली भी आएगा, 5 परगना भी आएगा, मुंडारी भी आएगा, संताली भी आएगा, हो भी आएगा, खड़िया भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे 9 लैंग्वेज के साथ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कर क्या सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाइए। यदि आप खोरटा के हैं तो नागपुरी वालों से संपर्क कीजिए, नागपुरी वाला सब टीम बनाइए, नागपुरी के साथ आप मुंडारी संथाली, इस तरह से कम 5-6 बच्चों का एक टीम बनाइए और अपना जो साहित्य है उसको आदान प्रदान कीजिए। यदि आपको मुंडारी आता है तो उसको सिखाइए, बदले में उससे खोरटा सीखिए। जिससे 5 परगना जानता है वो 5 परगना सिखाएगा दूसरों को, और बदले में खोरटा और मुंडारी संथाली हो ये सारे सीखिएगा। इस तरह से एक टीम वर्क के तहत आप कर सकते हैं और इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह से हमारे चैनल में आते रहेंगे, तो आप उलगुलान और उलगुलान स्टडी दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार।